गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। मेरी आवाज आ रही है? सर टेस्ट का क्वेश्चन है। अच्छा, ये टेस्ट पे था, करा था। हाँ सर, सही भी था। अच्छा। वो सर नहीं बना था, लिमिट देख के डर गए थे। सर इक्विमोलर का मतलब क्या होता है? इक्विमोलर मतलब मोलालिटी बराबर है दोनों की। मतलब आपके पास दो सोल्यूशन है, एक सोल्यूशन, फर्स्ट सोल्यूशन इज NaHSO4 solution and another solution is NaCl solution. Since they both are equimolar solution, that means molality is same. तो दोनों की मोलालिटी को सेम ले लेते हैं। तो अगर मोलालिटी सेम है तो इसका मतलब मोलालिटी का टर्म कैंसिल होगा। तो जो भी डेल्टा टीबी डिसाइड किया जाएगा वो आई फैक्टर डिसाइड करेगा और के एफ डिसाइड करेगा, के बी डिसाइड करेगा। और क्योंकि एक्वस सोल्यूशन है, दैट मींस के बी वैल्यू इज फिक्स बिकॉज के बी डिपेंड्स ओनली ऑन सॉल्वेंट। तो अगर केबी सिर्फ सॉल्वेंट के ऊपर डिपेंड करती है तो केबी वैल्यू फिक्स रहेगी। तो अगर केबी वैल्यू फिक्स रहेगी तो कैसे डिसाइड करोगे? जो भी चीजें डिसाइड होंगी हमारी, डेल्टा टीबी, द जनरल फॉर्मूला ऑफ डेल्टा टीबी इज आई इंटू केबी। ठीक है, यस सर। ये हमारा जनरल फॉर्मूला है। ठीक, तो अब इसमें ऑब्वियसली डेल्टा टीबी विल बी डिसाइडेड बाय आई फैक्टर, Kb factor and molality factor. Now you have two solutions. First solution is for sodium hydrogen sulfate, NaHSO4 solution. Another solution is NaCl solution. You have two solutions. Now they both are equimolar solution. That means molality is same. M is same. Now since they both are in aqueous, the solvent is water, so Kb value is same. Clear है ये वाली बात? Yes sir. If they both are aqueous solution, that means the Kb value is same because Kb depends only on the nature of the solvent. Since the solvent is same, so Kb value will be same. The Kb value is same, the molality is same, so ultimately delta Tb will be only governed by I factor. यानी डेल्टा टीबी हमारा केबी डिसाइड करता है, एम डिसाइड करता है और आई डिसाइड करता है। बट केबी एंड एम दे बोथ आर सेम फॉर दीज टू सॉल्यूशंस, सो अल्टीमेटली द डिसाइडिंग फैक्टर विल बी ओनली आई। यहां तक ठीक है? तो अल्टीमेटली अगर मैं ये कहूं कि डेल्टा टीबी हमारा किसके लिए दे रखा है, NaHSO4 का है हमारा डेल्टा टीबी एंड डेल्टा टीबी डैश इज फॉर NaCl। सो अल्टीमेटली अगर मुझे डेल्टा टीबी डैश निकालना हो तो डेल्टा टीबी डैश विल बी आई फैक्टर फॉर NaCl। नाउ दिस लिमिट m टेंड्स टू 0 का क्या मतलब है, जल्दी से बताओ। What does it mean m tends to 0? Molarity tends to 0, that Very means dilute solution. tends to infinite. dilute. भाई molarity is moles of solute divided by volume of solution. Now volume अगर बहुत dilute कर दोगे, infinitely dilute कर दोगे, तो उस केस में आपकी molarity infinity 0 हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ they both are highly diluted solution, and in case of highly diluted solution कोई भी इलेक्ट्रोलाइट जो हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है वो 100% डिसोसिएट करने लगता है। यानी जैसे जैसे डाइल्यूशन इंक्रीज करेंगे उस इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन इंक्रीज करेगा। यानी ऑन इंक्रीजिंग द डाइल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट द डिसोसिएशन ऑफ दैट इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेस, एंड फॉर इनफाइनाइट डाइल्यूशन ये NaCl 100% डिसोसिएट करेगा। और अगर ये NaCl 100% डिसोसिएट करेगा तो इसका आई फैक्टर 2 होगा, क्योंकि NaCl किस में ब्रेक करेगा, एक Na प्लस एंड Cl माइनस में। 100% dissociation because the dilution is 100% infinite dilution. Then the second salt is electrolyte is NaHSO4 and this is Na plus H plus SO4 minus 2. So that means for infinite dilution you have 3 ions from NaHSO4. One is Na plus, H plus and sulfate. Now in case of infinite dilution the I factor of this is 3. क्लियर है? ये दोनों लोग के आई फैक्टर क्लियर है? यस सर। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर NaHSO4 इनफाइनाइटली डाइल्यूट होगा देन आई फैक्टर विल बी 3, और NaCl इनफाइनाइट डाइल्यूशन के दौरान आई फैक्टर 2, और जो भी डिसाइड करेगा बिकॉज मोलालिटी एंड केबी वैल्यूज आर सेम, सो अल्टीमेटली डेल्टा टीबी अपॉन डेल्टा टीबी डैश, या इन दोनों की जो वैल्यू निकाल रहे हैं, दिस इज इक्वल टू डेल्टा टीबी कितना आएगा भाई, आई वैल्यू पहले वाले के लिए कितना है, डेल्टा टीबी डैश किसके लिए था हमारा, NaCl, दैट इज 2, इसके लिए कितना आ जाएगा 3। बाकी हमारे जो केबी वैल्यूज हैं दे बोथ आर सेम, केबी इंटू एम, जब आप रेशो लेंगे तो केबी एम कैंसिल होगा, सो डेल्टा टीबी डैश बाय डेल्टा टीबी विल बी 2/3। क्लियर है ये? यस सर। HSO4 माइनस भी टूट जाएगा।
हाँ, मतलब अगर आप अदरवाइज NaHSO4 इज व्हाट, NaHSO4 इज Na प्लस एंड HSO4 माइनस, ठीक, बट यस फॉर सर, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन HO4 माइनस लेकर हुए थे। HSO4 माइनस। लेकिन जब आप इनफाइनाइटली डाइल्यूट करेंगे, इनफाइनाइटली डाइल्यूट, तब क्या होगा? इनफाइनाइट डाइल्यूशन में जितने आयंस बन सकते हैं वो सारे आयन ब्रेक कर जाएंगे। यानी, और वो पता कैसे चल रहा है कि डाइल्यूशन इज इनफाइनाइट? बिकॉज मोलैरिटी टेंड्स टू जीरो। इफ मोलैरिटी टेंड्स टू जीरो, दैट मींस वॉल्यूम टेंड्स टू इंफिनिटी। क्लियर है ये वाली बात? यस सर। मोलैरिटी जो होती है वो होती है मोल्स of solute divided by volume of solution, and this will be zero only when volume tends to infinity. यानी वॉल्यूम टेंड्स टू इंफिनिटी, दैट मींस सॉल्यूशन को इतना पानी डाल दिया गया है, इतना डाइल्यूट कर दिया गया है कि ये इलेक्ट्रोलाइट, चाहे कोई भी इलेक्ट्रोलाइट हो, चाहे वो वीक इलेक्ट्रोलाइट को ना हो, वो 100% डिसोसिएट कर जाएगा और उसको एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मानकर ही आपको सवाल सॉल्व करना पड़ेगा। उसमें आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को बिल्कुल कंसीडर नहीं करना है, बिकॉज एज डाइल्यूशन इंक्रीजेस, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन टेंड्स टू 1। क्लियर है ये? सर जो वो कंपाउंड्स होते हैं जो स्क्वायर ब्रैकेट्स में पूरा वो नहीं, उनका नहीं होगा यार कुछ। वो जो स्क्वायर ब्रैकेट वाले आयंस होते हैं वो फर्दर डिसोसिएट नहीं करते, वो जितने होते हैं दैट मींस, समझ रहे हो ना? तो ये जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है हमारा, डाइल्यूशन करने से उसका डिसोसिएशन बढ़ता है, और इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर वो वीक इलेक्ट्रोलाइट एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करता है। क्लियर है ये? मोलैरिटी टेंड्स टू जीरो, सर मैंने क्या मतलब निकाला एक बार और बता दीजिए। मोलैरिटी इज व्हाट? मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यस सर। इफ मोलैरिटी टेंड्स टू जीरो, ये कब होगा? मोलैरिटी जीरो की तरफ कब आ सकती है? जब या तो मोल्स जीरो हो। यस सर। मोल्स, अरे भाई मोल्स को जीरो कर दोगे तो सोल्यूशन कैसे बनाओगे? बात समझ रहे हो? यानी सोल्यूट के मोल्स जीरो नहीं हो सकते। और कोई तरीका है इसको जीरो लाने का? वॉल्यूम इनफिनिटी। खत्म। यानी सॉल्यूशन का वॉल्यूम इनफाइनाइट हो रहा है। कैसे हो सकता है वॉल्यूम इनफाइनाइट? जब आप सॉल्वेंट बढ़ाते जाएं, यानी जैसे जैसे सॉल्वेंट बढ़ता जा रहा है वॉल्यूम इंक्रीज करता जा रहा है और मोलैरिटी कम होती जा रही है, और जीरो तब होगी जब वॉल्यूम इनफाइनाइट होगा। मैं ये बताना चाह रहा हूं, वॉल्यूम इनफाइनाइट जैसे ही होने लगता है, या वॉल्यूम बहुत ज्यादा लेने से जो हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है वो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करता है और उसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज करने लगती है। क्लियर है ये वाली बात? यानी ऑन इंक्रीजिंग द डाइल्यूशन ऑफ अ सॉल्यूशन दैट ऑफ दैट वीक इलेक्ट्रोलाइट बिहेव्स एज ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड इट डिसोसिएट्स 100%। क्लियर है ये? यस। नॉन इलेक्ट्रोलाइट होगा वो भी डिसोसिएट करेगा? नहीं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट कैसे डिसोसिएट करेगा? इलेक्ट्रोलाइट्स वो होंगे जिनमें कैटायंस एनायंस बन सकते होंगे। अगर आप शुगर का डाइल्यूशन इनफाइनाइट कर देंगे तो वो ब्रेक नहीं कर जाएगी, वो तो ऑलरेडी डिसॉल्व कर चुकी, वो आयनिक कंपोनेंट्स में ब्रेक नहीं करेगी। दैट इज नॉट एन इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर है ये वाली बात? शुगर हो गया, यूरिया हो गया, ग्लूकोज हो गया, ये तो नॉर्मली घुल जाते हैं, बस ये डिसोसिएट नहीं करते। इनका वैन टॉप फैक्टर हमेशा 1 कंसीडर किया जाता। बट इन केस ऑफ दो सॉल्ट्स, जो हमारे सॉल्ट्स होते हैं, उन सॉल्ट्स के साथ ये बात बोली जाती है कि जनरली दे आर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स और दे कैन बी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, बट इफ दे आर वीक देन ऑन इंक्रीजिंग द डाइल्यूशन दे कैन ट्रीटेड एज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऑल्सो, क्योंकि जैसे जैसे सोल्यूशन डाइल्यूट होगा उनका डाइल्यूशन होने से उनका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज करेगी। क्लियर है? फाइनाइट करके बहुत टाइम लगाते हो और एक ही बात को कितनी बार पूछ रहे हो? बताओ। आगे बढ़ते हैं भाई अब। यस सर, सवाल रह जाते हैं रोज। हाँ, ये देखिए, ये जेई एडवांस का लग रहा है सवाल। ये देखिए, बड़ा अच्छा सवाल, आसान सा सवाल, अकल लगाइए फटाफट एकदम। लिक्विड्स ए एंड बी फॉर्म, ये सिर्फ देखने में वही एडवांस लेवल का जो लॉजिक है ना, वो यही यार कुछ जगहों पर डराता है। अब इस देखिए, सवाल की लंबाई देखिए और छोटा सा सवाल पूछा गया, द न्यू सोल्यूशन इज, ऐसे करके ये सवाल। अब ऐसा लग रहा है यार बहुत लंबा सा सवाल है। आप ध्यान से देखो, इसमें पूछा गया था लिक्विड्स ए एंड बी फॉर्म, ये लिक्विड ए है एंड दिस इज लिक्विड बी, फॉर्म आइडियल सोल्यूशन ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कॉम्पोजिशन। ठीक है, द सोल्यूशन इज आइडियल एट टेम्परेचर कैपिटल टी टेम्परेचर पर एक आइडियल सोल्यूशन तैयार किया गया है। इक्विमोलर बाइनरी सोल्यूशन ऑफ लिक्विड्स ए एंड बी हैज वेपर प्रेशर 45 टॉर। दोनों लोगों का मोलैरिटी सेम लिया गया, इक्विमोलर मिक्सचर है और द वेपर प्रेशर इज 45 टॉर। वेपर प्रेशर 45 टॉर लिया गया। अब दोनों के अगर मोल सेम लिए गए हैं तो सोच सकते हो, एक इक्वेशन बना सकते हो तुम, ये वाली 45 टॉर वाली इक्वेशन बन सकती है। 45 टॉर इज PA नॉट काई ए प्लस PB नॉट काई बी। क्लियर है ये? यस सर। And since they are equimolar mixture, that means it should be PA naught 1/2 plus PB naught 1/2. That is PA naught by plus PB naught by 2. So ultimately PA naught plus PB naught, it is equal to 90. Clear?
इक्विमोलर मिक्सचर मींस व्हाट, दोनों के मोल सेम है, और जब दोनों के मोल सेम है तो मोल फ्रैक्शन हाफ होगा. So this will be 1/2 and this will be 1/2. It will be PA0 plus PB0/2. अरे यार इतनी गणित तो जानते होगे. Yes, sir. तो अल्टीमेटली ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन है, PA0 plus PB0 is equal to 90. इन बाई चांस उसने मुझे वेपर प्रेशर उस T टेम्परेचर पर A का दे रखा है 20. बस इसका मतलब PA0 is 20. This is given. PA0 is 20, इसीलिए PB0 70. क्लियर है ये? यस एक बात ये आ गई. बस अब बताइए क्या. 0.5 है. हाँ मतलब जो अब दूसरी बात पे आते हैं. वो कह रहा है कि equimolar binary solution liquid A and B has vapor pressure is 40. At the same temperature, a new solution of A and B. अब एक नया सोल्यूशन बनाते हैं जिसमें A और B के मोल फ्रैक्शन चेंज करना है. At the same temperature, a new solution of A and B having mole fractions chi A and chi B respectively has vapor pressure 22.5. Now you have a new equation. 22.5 is equal to PA0 chi A plus PB0 chi B, और chi B को लिख सकते हैं 1 minus chi A. क्या PA0 PB0 known है? Yes sir. उससे निकल आएगा, खत्म हो गया. जल्दी से निकालो, आसान सी कैलकुलेशन है. PA0 हाफ आएगा. ठीक है. PA0 is 20 into chi A plus 70 into 1 minus chi A, which is equal to 22.5. So chi A is equal to what? Half. कितना आएगा chi A? हाफ नहीं आएगा. 1/20. 1/20. So chi A is equal to 1/20. बताइए, ये कैलकुलेशन है. And chi B is equal to 19/20. क्लियर? और हमें निकालना क्या है? हमें chi A अपॉन chi B सर चाहिए. 1.9 आ रहा है आंसर. chi A 0.95 आ रहा है. chi A 0.95 आ रहा है. यार पता नहीं क्या क्या बता रहे हैं तुम लोग. एक बार इसको सही से कैलकुलेट कर लेना यार. कर लिया मेरा सर. chi chi भी A आया 0.95 1/20. ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे. ये आ रहा है 47.5/50. सर 19 आ रहा है आंसर. जो भी है यार, रेशो जो भी निकालना हमें. सर 1.9 आएगा आंसर. chi A by chi B, जहां तक मुझे याद आ रहा है 19 आता है. एक बार चेक कर लो. अब ये सब कैलकुलेशन में टाइम बर्बाद क्यों करते हैं यार, हम समझ में और उसका रीजन जानते हो क्या क्यों करते हैं टाइम बर्बाद? क्योंकि तुम्हारे कैलकुलेशन घटिया है एकदम. मतलब इन कैलकुलेशंस में, इतने सिंपल कैलकुलेशन में आपके 4 आंसर आते हैं क्योंकि 4 बच्चे बोल रहे हैं. मतलब इससे ज्यादा क्या टाइम बर्बाद हो सकता है कि एक इतने सिंपल कैलकुलेशन को 4 लोग बता रहे हैं और चारों का आंसर अलग है. सर 19 आ रहा है. सर 1.9 होगा. सर 19 ही है सर. 19 आ रहा है. अब जिसका 1.9 आ रहा है वो 1.9 मान ले, जिसका जो इसका कोई इलाज नहीं है और इसका इलाज किसी के पास नहीं है ना. समझ लो ना बात को. इसका किसी के पास कोई इलाज नहीं है. अगर आप इतने सिंपल कैलकुलेशंस भी नहीं कर पा रहे हैं तो सब बेकार. तो यार इतने कैलकुलेशंस तो आने चाहिए हमें. बहरहाल तो अब ये देख लीजिए, एडवांस 2018 का 3 मार्क्स का क्वेश्चन है. सिंपल सवाल, आसान सवाल. क्लियर है ये? यस सर. यस सर. यस सर. चलिए ये और करते हैं. इसको तुम्हें एक बार मैं पढ़ने का मौका दे देता हूं, तुम एक बार पढ़ लो, बिकॉज ये मेरे हिसाब से बहुत अच्छा सवाल. दिखाई दे रहा है ये पूरा सवाल? Two liquids A and B have the same molecular weights and form an ideal solution. ठीक है. अब क्यों ऐसा कह रहा है? बिकॉज हमें आइडिया है कि ऑलमोस्ट एक जैसे लोग ही आइडियल सोल्यूशन फॉर्म करते हैं. पढ़ा है ना तुमने आइडियल सोल्यूशंस की कंडीशन क्या है? जब ए बी बी इंटरेक्शंस दे आर इक्वल टू ए बी इंटरेक्शंस, तो तब वो आइडियल सोल्यूशन फॉर्म करते हैं. तो वो कह रहा है लगभग एक ही जैसे लोग हैं और वो आइडियल सोल्यूशन बनाने जा रहे हैं. चलिए ठीक है, अब सवाल स्टार्ट होता है. द सोल्यूशन ऑफ कॉम्पोजिशन chi A has the vapor pressure 700 mmHg at 80 डिग्री सेंटीग्रेड. यानी वो सोल्यूशन जिसमें ए का मोल फ्रैक्शन chi A है, उस सोल्यूशन का मोल वेपर प्रेशर 700 है. तो मैंने कहा ऐसा है, इधर उधर की बातें ना करके सबसे पहले हम आपकी इक्वेशन ही लिख लेते हैं. दिमाग ज्यादा नहीं लगाएंगे, हम सीधे इक्वेशन ही लिख लेते हैं. 700 इज इक्वल टू PA0 chi A प्लस PB0 1 माइनस chi. क्लियर है ये? यस सर. चलिए ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई. आगे बढ़ते हैं. द अबव सॉल्यूशन इज डिस्टिल्ड विदाउट रिफ्लक्स टिल 3/4. टिल 3/4 ऑफ द सॉल्यूशन इज कलेक्टेड एज कंडेंसेट. ये इसका क्या मतलब?
ये जरा समझना है। ऑब्वियस है, हमारे पास दो लोगों को मिला के एक सोल्यूशन तैयार किया गया, ठीक। सोल्यूशन का वेपर होगा, ठीक। ये कह रहे हैं इस वेपर को हमने बाहर निकाला, जमा दिया, तो जैसे आप इस वेपर को बाहर निकाल के कंडेंस करेंगे तो यहां वेपर खत्म हो जाएंगी, तो लिक्विड और उड़ेगा, ठीक। फिर वेपर बनेंगी, उनको फिर से कंडेंस कर लिया, फिर वेपर बनेंगी, फिर कंडेंस कर लिया, फिर वेपर बनेंगी, फिर कंडेंस कर लिया, टिल 3/4 ऑफ द सोल्यूशन इज कलेक्टेड एज कंडेंसेट। यानी जितना सोल्यूशन पहले था उसका 3/4 ऑफ कंडेंसेट में चला गया, तो बचा कितना? 1/4। क्लियर है यहां तक? Yes, यानी sir. मेरे पास एक सोल्यूशन है ए और बी का, जो कि इनिशियली काइये कॉम्पोजिशन का, ठीक। वेपर बनी, मैंने कंडेंस कर लिया, और बनी, फिर कंडेंस कर लिया, और बनी, फिर कंडेंस कर लिया, और बनी, फिर कंडेंस कर लिया, टिल कंडेंसेट इज 3/4 ऑफ द ओरिजिनल। क्लियर है? नाउ यू हैव टू पार्ट्स, कंडेंसेट एंड द रिमेनिंग सोल्यूशन। क्लियर? सर ये विदाउट रिफ्लक्स का मतलब है? मतलब विदाउट रिफ्लक्स का मतलब ये हुआ आप कंडेंसेशन करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, आप इसके लिए कुछ वो नहीं कर रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं कि आप सोल्यूशन दोबारा बना रहे हैं या वेट कर रहे हैं। ये जैसे जैसे वेपर आती जा रही है आप उसको सीधे सीधे कंडेंस करते चले जा रहे हैं, जैसे जैसे वेपर आ रही है कंडेंस करते चले जा रहे हैं। यानी कहने का मतलब ये हुआ, ये जो सोल्यूशन था आपका, इस सोल्यूशन का 1/4 सोल्यूशन बच गया और 3/4 चला गया आपका कंडेंसेट के अंदर। नाउ यू हैव टू सोल्यूशंस ऑफ ए एंड बी, वन इज कंडेंसेट व्हिच इज 3/4 ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू एंड वन इज the remaining solution that is 1/4 of the original. Clear? Yes, sir. Yes, अब इसके बारे में बात करते हैं। द कॉम्पोजिशन किसका? दो सॉल्यूशंस हैं, किसकी बात कर रहा है? द कॉम्पोजिशन ऑफ द कंडेंसेट इज 0.75। यानी वो जो कंडेंसेट, उस कंडेंसेट में ए का मोल फ्रैक्शन 0.75, इस कंडेंसेट में द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज 0.75 एंड दैट ऑफ रेसिड्यू कौन सा हुआ भाई? जो बच गया 1/4 वाला, उस रेसिड्यू में आपका ए का मोल फ्रैक्शन 0.3। In condensate, the mole fraction of A is 0.75, and in the residue, the mole fraction of A is 0.3. If the vapor pressure of the residue is 600, calculate Ka, Pa0 and Pb0. Residue का vapor pressure is given as 600. सर इसमें तो 3/4 की जरूरत ही नहीं पड़ रही, दो इक्वेशन बन रही है, काम खत्म हो रहा है। क्यों? ये दो इक्वेशन से 3 अननोन सॉल्व हो जाएंगे। काइये कैसे आएगा? ये काइये अननोन है ना? काइये दे रखा है। हाँ 0.3, वो तो बाद का दे रखा है ना। रेसिड्यू का दे रखा है ना, उस रेसिड्यू की इक्वेशन बनाते हैं ना। रेसिड्यू की पहले और बाद दोनों का दे रखा है। पहले वाला कौन सा है सर? काइये 0.75। 0.75 was the कंडेंसेट का है, मतलब y क्या करते हैं? 3/4 का है 0.7। एक ओरिजिनल सोल्यूशन था जिसका काइये नॉट नोन। क्लियर? यस सर। उस ओरिजिनल सोल्यूशन के दो टुकड़े हुए, एक रेसिड्यू और एक कंडेंसेट, उन दोनों में काइये गिवन। ओके ठीक है, ठीक है ना? यानी यहां पर काइये इज अननोन। नाउ 600 इज इक्वल टू Pa0 into Ka. This is for residue, and in residue the Ka value is 0.3, so it will be 0.3 plus Pb0 0.7. Clear? Now you have two equations, एक ये है, एक ये है, but you have 3 unknowns. ध्यान से देखो, 3 unknown है। एक तो Pa0 नहीं पता, एक Pb0 नहीं पता, और एक ऊपर वाला Ka भी तो नहीं पता। सब लोग समझने की कोशिश करो भाई, बहुत डिटेल में। आ गया, समझ आ गया है ना? बहुत ज्यादा डिटेल में खुद आ गया सर समझ में। हाँ, थोड़ा आप इसमें दिमाग ये लगाना है कि भाई साहब ये बताइए, ये काइये Pa0 एंड Pb0 फ्रॉम 2 इक्वेशंस ये कैसे निकाला जाए? एक चीज तो क्लियर, Pa0 Pb0 तो आपको निकालना पड़ेगा, वो आपको इक्वेशन सॉल्व करके निकालना पड़ेगा। दैट मींस किसी तरह से काइये का पता चलना चाहिए। तो तीसरी इक्वेशन निकालेंगे काइये डैश से। अब सोचो, दिमाग लगाओ। उसे वाइये मान लेंगे। आया है जबरदस्ती, इतना थोड़ी ना किया है। तुम लोग जब तक थोड़ा सा डायग्राम के हिसाब से नहीं सोचोगे नहीं समझ में आएगा। पहले ये सवाल नोट कर लिया सब लोगों ने? Yes, sir. मतलब क्वेश्चन को जब तक तुम समझ नहीं रहो नहीं कर पाओगे। ये ओरिजिनल सिस्टम था, इस ओरिजिनल सिस्टम के दो टुकड़े कर दिया आपने, एक ये और एक ये। वन इज रेसिड्यू, दिस इज रेसिड्यू, एंड वन इज कंडेंसेट, this is condensate. Now this is residue and this is condensate. And this condensate is 3/4 of the original value and this is 1/4 of the original value.
सर इसको इस तरीके से नहीं बना सकते जैसे सर वो का ये रेशियो डिस्टिलेट हुआ है सर उसका कहते हैं पी नॉट ए एक्स ए बाई पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स ए सर तीसरी इक्वेशन लाइक टोटल वेपर प्रेशर इज नॉट गिवन ना फॉर कंडेंसेट द टोटल वेपर प्रेशर इज नॉट गिवन टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द रेसिड्यू इज गिवन दैट इज 600 क्लियर सर पीए नॉट तो 1500 आ रहा है। यस समझ में आ रहा है ना सब यानी मेरे कहने का मतलब ये हुआ एक तो आपको टोटल वेपर प्रेशर 700 गिवन है दैट इज फॉर दिस सॉल्यूशन ओरिजिनल वैल्यू एक तो ये गिवन है एंड द सेकंड वेपर प्रेशर इज फॉर द रेसिड्यूज गिवन इसका वेपर प्रेशर गिवन नहीं है क्लियर है ना इसका ऐसे सोच सकते हैं कि जो वाई होगा वो काये बन चुका होगा नए वाले ना 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 ऐसा कब होता है जब काये वाइये या वाइये काये तब बनता है जब लास्ट ड्रॉप की बात होती बेमानी यहां बेमानी नहीं कर सकते दिस इज 1/4 एंड दिस 3/4 यहां बेमानी थोड़ा चलेगी क्लियर है ना यस सर बहुत अच्छा सवाल है बहुत अच्छा हो गया सर। कर लिया ये यस सर। क्या आ रहा है बताओ काये की वैल्यू सर P1 नॉट तो आ रहा है 1500। नहीं 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 1500 नहीं आना चाहिए काये कितना आ रहा है सर 0.6 एग्जैक्ट 0.6 0.64 सर 0.6 का ये सर इन दोनों का सर एडिशन होगा ना 0.75 और 0.3 कितना होता है जोड़ के कितना गंदा आंसर दिया कौन है ये 0.75 प्लस 0.3 दिस इज 1.05 काये की वैल्यू 1 से बड़ी मोल फ्रैक्शन 1 से बड़ा ये जो भी अच्छा एक बात ये बताओ अगर काये पता चल जाए तब तो सवाल सॉल्व हो गया क्योंकि अगर काये पता चल गया तो दैट मींस यहां पर तो कुछ अननोन है ही नहीं ये तो यानी दिस इक्वेशन हैज टू अननोन्स पी ए नॉट पीबी नॉट इफ काये इज नोन यस सर इस इक्वेशन की भी दो ही अननोन है पी ए नॉट पीबी नॉट नाउ यू हैव टू इक्वेशंस टू अननोन सॉल्व हो जाएगा पी ए नॉट पीबी नॉट यस सर सारी दिक्कत क्या है काये बता दो और काये मैंने यहां लिख रखा है सर काये निकालने का तरीका ऐसे होएगा कि हमें पता है कि मोल फ्रैक्शन को मोल्स में कैसे लिखते हैं तो पहले वाले के जितने मोल्स हम 1 मान लेंगे और उस हिसाब से इन दोनों को डिस्ट्रीब्यूट उन दोनों का मतलब कंजर्वेशन लगा देंगे कि वहां से जो निकला वो उन दोनों में टूट के इक्वल हो गया तो हमारे पास काये वो भी आ जाएंगे दोनों। अब निकालो निकालो देखो बिल्कुल सीधा है कुछ लोगों ने जिन्होंने 0.64 बताया वो उस बच्ची ने क्या नाम है बेटा तुम्हारा सताक्षी क्या नाम है सताक्षी कौन से सेंटर से बेटा जबलपुर जबलपुर सताक्षी ने बिल्कुल सही बताया बिल्कुल सही आंसर दिया है सताक्षी ने वेरी गुड ये कह रही है और मुझे लगता है इसने किया भी ऐसा ही है और अभी मुझे लगता है लक्ष्य भी यही कहना चाह रहा है मैं ये कहना चाह रहा हूं हम ये तो लिख सकते हैं n मोल्स टोटल इसमें तो कोई बुराई नहीं है कि आपके पास एक सोल्यूशन है विच इज अ सोल्यूशन ऑफ A एंड B द टोटल मोल्स दे विल बी n सपोज दे विल बी n इस n में A भी है और B भी है क्लियर ठीक है यानी टोटल नंबर ऑफ मोल्स आयुष सही लग रहा है बिल्कुल सही है अब टोटल नंबर ऑफ मोल्स हमारे सपोज n है जिसमें A और B दोनों है ठीक अब आप ये बताइए इस चीज के दो अगर हमने पोर्शंस किए वन इज रेसिड्यू एंड अनदर इज कंडेंसेट ठीक मान लीजिए कंडेंसेट ले लिया अब ये बताइए ये जो रेसिड्यू है हमारा दिस इज रेसिड्यू एंड दिस इज कंडेंसेट if this residue is 3/4 of original what is this 3/4 in terms of moles na yani Yes, if total moles are n then in residue the total number of moles they will be 3/4 मैं ए की बात नहीं कर रहा ए और बी की बात नहीं कर रहा मैं तो ये कह रहा हूं यू हैव एन इनिशियल ओरिजिनल सॉल्यूशन ए एंड बी का सॉल्यूशन द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए एंड बी दे विल बी एन टोटल इसमें ए कितना है बी कितना है मुझे इससे मतलब नहीं ठीक अच्छा अब टोटल मोल्स अगर हमारे पास n है जिसमें रेसिड्यू के पास 3/4 चले गए और जो डिस्कर्नेस यार उल्टा तो नहीं कर रहा है
सर कंडेंसेट नहीं छोड़ता है। उल्टा कर दिया। रेसिड्यू में 1/4 बचे। उल्टा चला गया, इसको ऐसे कर देते। तो ये हमारा n/4 हो गया और इधर चले गए हमारे पास टोटल मिला के 3n/4। चलिए, दे विल बी टोटल नंबर ऑफ मोल्स। अच्छा, अगर n/4 रेसिड्यू के अंदर है और a का फ्रैक्शन कितना है इसके अंदर, रेसिड्यू के अंदर a का मोल फ्रैक्शन 0.3, तो दैट मींस n/4 अगर टोटल मोल्स हैं और a का मोल फ्रैक्शन 0.3 है, तो जो a के मोल्स होने चाहिए वो होने चाहिए 0.3 टाइम्स n/4। क्लियर है? अगर लगाना भाई, टोटल नंबर ऑफ मोल्स मेरे पास n/4 है, जिसमें a का भी कंट्रीब्यूशन है, b का भी कंट्रीब्यूशन है, बट द मोल फ्रैक्शन ऑफ a इज 0.3। सो इफ द टोटल नंबर ऑफ मोल्स आर n/4, द मोल्स ऑफ a दे विल बी 0.3 टाइम्स n/4। क्लियर? यस सर। अच्छा, सिमिलरली इन दिस केस द मोल फ्रैक्शन ऑफ a is 0.75 and the total number of moles are 3n/4, so that means 3n/4 का 0.75 times जो है वो a के moles होंगे। That means they will be moles of a, they are moles of a in residue and they are moles of a in condensate। क्लियर यहां तक? और अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो क्या मुझे टोटल ए के मोल्स मिल जाएंगे? बताओ, समझे? यानी अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, देन टोटल मोल्स ऑफ ए, टोटल मोल्स ऑफ ए कितने आ जाएंगे? टोटल मोल्स ऑफ ए विल बी n/4 इंटू 0.3। कितना हुआ ये? 3n/40 प्लस इधर कितना आ जाएगा? 9n/16। सही कर रहा हूं मैं? Yes. बस अब आप इन दोनों को ऐड कर दिए, जरा जल्दी से बताओ कितना आएगा? एलसीएम ले लिया, 80 आ गया 6 और 5 45 51n/80। दिस इज द टोटल मोल्स ऑफ ए इन दिस प्लस दिस, दे आर टोटल नंबर ऑफ मोल्स। कहां से आए ये टोटल ए के मोल्स कहां से आए? यहीं से तो आए होंगे। यानी इस पूरे सिस्टम में जिसके टोटल मोल्स n है, उसमें a का कंट्रीब्यूशन 51n/80 है। सो मोल फ्रैक्शन कितना हुआ? मोल फ्रैक्शन ऑफ a कितना हुआ? 51n/80 डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, एंड दैट इज 51/80, जो 0.635 के आसपास आए। सब लोग इसको समझने की कोशिश करो। मैं आ गया सर, समझ आ गया। ये सवाल एक लेंदी सवाल लग रहा है, बिकॉज अब इसके बाद तुम इक्वेशंस को सॉल्व करोगे, बट ये एक ऑब्जेक्टिव बनाया जा सकता है एडवांस लेवल पर भी और मेंस लेवल पर भी। इस तरह की अप्रोच को समझने की कोशिश करो, और बहुत ही सिंपल है। अगर आपके पास इनिशियल ओरिजिनल सोल्यूशन है, आपको उसके अंदर ए और बी के मोल्स का आइडिया नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन जब आपको रेसिड्यू और कंडेंसेट का आइडिया लग जाए, तो उस केस में आप क्या करेंगे? रेसिड्यू और कंडेंसेट का अगर आइडिया लग गया, तो आप सबसे पहले अज्यूम कर लीजिए इनिशियल टोटल मोल्स हमारे पास n है, जिसमें ए का कंट्रीब्यूशन भी होगा और बी का भी कंट्रीब्यूशन होगा। टोटल they will be n. Now is n का one portion is n/4, another portion is 3n/4. In n/4 the contribution of a, it will be n/4 का 0.3 times, and in case of 3n/4 the contribution is 3n/4 into 0.75. Now you have total a के moles this plus this, and that is 51n/100। यानी इसके अंदर a का कंट्रीब्यूशन 3n/40 है, इसके अंदर a के मोल्स 9n/16 है। टोटल a के मोल्स जो यहां से निकल के आए होंगे, वो टोटल a के मोल्स 51n/80 आएंगे। और अगर ये यहां से आए हैं, तो यानी इस पूरे सिस्टम में जिसके टोटल मोल्स n माने गए थे, उसमें a के टोटल मोल्स वो दिस प्लस दिस, दैट इज 51n/80 है। सो दैट मींस द कंपोजिशन ऑफ दिस सिस्टम इज 51/80 एंड 29/80। आपको काई भी पता चल गए। आपको जैसे ही काई भी का पता चलेगा, आप अपनी पुरानी वाली इक्वेशन में काई को पुट कर दीजिएगा, क्योंकि अब आपको ओरिजिनल सॉल्यूशन का काई पता चल चुका है। क्लियर है ये? और अगर ओरिजिनल सॉल्यूशन का काई आ गया, तो अब आपके पास जो दो इक्वेशंस, यू हैव ओनली टू अननोन्स PA0 एंड PB0, टू इक्वेशंस, टू अननोन्स। अब आप PA0 PB0 आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, जो कि एक लेंदी प्रोसेस लगता। सब लोग यहां तक समझने की कोशिश कर लो इसको जल्दी से। इस प्रोसेस में अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो वो पूछ सकता है भाई। सर एक बार क्वेश्चन दिखाना।
मेन इशू ये था कि मुझे ओरिजिनल सोल्यूशन का काइये नहीं पता, मैंने ओरिजिनल सोल्यूशन का काइये कैलकुलेट कर लिया बस, एंड दैट इज 51/80। और वो काइये कहां से निकाला? दोनों रेसिड्यूज के पहले मोल्स के कैलकुलेट किए टोटल, और उनके अंदर ए का कंट्रीब्यूशन निकाला, और टोटल ए के मोल्स मुझे पता चल गए दोनों के कंट्रीब्यूशंस को ऐड करके। जैसे मुझे टोटल ओरिजिनल सोल्यूशन के अंदर ए के मोल्स आए, मुझे ए का मोल फ्रैक्शन। आगरा सेंटर क्लियर है ये? फरीदाबाद, फरीदाबाद तो बहुत अंधेरे में बैठा यार, दिखाई नहीं दे रहा। उठो बेटा। सर अगले पे चलते हैं, हो गया। हाँ क्या रही है? यस। तो इसको थोड़ा सा, अब इसके बाद जो आएगा इसके अंदर कैलकुलेशन आएगी, तो चलिए ठीक है, इसके बाद कैलकुलेशन होगी, लेकिन इस बात को आगे के लिए याद कर लेते हैं कि कभी इस तरह का कोई सवाल बनता है जिसमें ओरिजिनल सोल्यूशन के दो पोर्शंस किए गए, एक रेसिड्यू और एक कंडेंसेट, तो उस ओरिजिनल सोल्यूशन के अंदर ए और बी का कॉम्पोजिशन निकालने का बेस्ट तरीका क्या है कि आप ओरिजिनल सोल्यूशन के इनिशियल मोल्स अज्यूम करके दोनों रेसिड्यू और कंडेंसेट के टोटल मोल्स निकालिए, और उसमें ए और बी के फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करके ए के मोल्स निकालिए, और उन दोनों ए के मोल्स को जोड़कर ओरिजिनल सोल्यूशन में ए के मोल्स पता चल जाएंगे, बस फ्रैक्शन आ जाएगा और आप उसको यूज कर लीजिए। ठीक है, चलिए और बात करते हैं। चलिए अब आसान सवाल कर लेते हैं, फटाक से जल्दी से बताओ, आसान सवाल एकदम। 0.1 molar aqueous solution of K4 FeCN6 at 27 have osmotic pressure 90 R, percentage dissociation of K4 FeCN6। जल्दी, बिल्कुल मेंस लेवल का बढ़िया ऑब्जेक्टिव। तुम लोग का नेक्स्ट चैप्टर कौन सा स्टार्ट हो रहा है? अच्छा, वो आप जो नहीं पढ़ा, कौन पढ़ा रहा है? शुरू हो गया वो? नहीं सर, कपिल जैन सर पढ़ाएंगे। सर आप ही पढ़ाओगे सर। 50%। सर 50 बिल्कुल सही है। फटा इतनी देर में सबको करना चाहिए, फटाफट एकदम, बिल्कुल आसान सवाल। लेकिन फिर वही जानबूझ के ये सवाल इसलिए लिया है मैंने ताकि एक बार इस बात का और रिवीजन हो जाए इस कॉम्प्लेक्स आयन का। हालांकि जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पढ़ोगे तो इस कॉम्प्लेक्स आयन का काफी हद तक बातें तुम्हें क्लियर होंगी, बट अभी के लिए सिर्फ इतनी बात हुई थी हमारी कि जो K4 FeCN6 है, ये K4 FeCN6 एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है जो अपने हिसाब से डिसोसिएट करेगा लाइक दिस, 4K प्लस प्लस FeCN6 4-, ये हमारा सॉल्ट। अब वो ये कह रहा है भाई ये बताइए कि ऑस्मोटिक प्रेशर इज 90 R। हमें पता है ऑस्मोटिक प्रेशर इज ICRT and this osmotic pressure is 90 R. It will be equal to I into concentration is given as 0.1 into R into temperature is 300। इससे I की वैल्यू जल्दी से बताओ कितनी आ रही है? 3। R से R गया, कैंसिल किया, I is equal to 3। Now this is a case of dissociation। हम लोग ने बहुत डिटेल में बात की थी। For dissociation I value is always 1 plus n minus 1 into alpha। याद है? यस सर। और अगर I की वैल्यू 1 plus n minus 1 into alpha है, where n is what? n is वो इलेक्ट्रोलाइट कितने लोगों में ब्रेक कर रहा है? कितने लोगों में ब्रेक कर रहा है? 4 और 1, यानी 5 लोगों में ब्रेक कर रहा है। So that means n value is 5। Since I is 3, it will be equal to 1 plus 5 minus 1 into alpha। So alpha is equal to 1/2। So this is 50% dissociation। सर एक क्वेश्चन था सर, तो अगर हमें पहले वाले क्वेश्चन में ऐसा कॉम्प्लेक्स आयन गिवन होता तो क्या तो फिर जो उसका एनायन बना है वो भी टूट जाता फिर? नहीं, वो जो इनफाइनाइट डाइल्यूशन की बात कर रहे हो? यस सर, यस। नहीं, ये देखो ये कॉम्प्लेक्स आयन है, इसको ऐसे रखते हैं, मतलब इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे भी इसको ब्रेक नहीं करते।
मतलब वो इनफाइनाइट डाइल्यूशन का कोई लॉजिक नहीं बनता। जो इतना बता रहा है कि दिस इज अ सॉल्ट, ये एक सॉल्ट है, ये एक ऐसा सॉल्ट है जिसमें ये दो लोग बनेंगे, दो तरह के कैटायंस और एनायंस बनेंगे, और ये दो जो कैटायंस एनायंस है, इन कैटायंस एनायंस को ही यूज करके आप इसके वैन टॉप फैक्टर को कंसीडर करेंगे। फाइनली जो डिसाइड किया जाता है वो ये कि इसमें जनरली कंफ्यूजन एन वैल्यू का रहता है, तो सब बच्चे एन वैल्यू में कोई भी कंफ्यूजन ना रखें, अपनी लैंग्वेज में इसको याद करें। एन का मतलब है कितने लोगों में आप ब्रेक कर रहे हैं। सिंस दिस इज K4 Fe6, दैट मींस 4 K+ आयन बनेंगे और एक ये फेरोसाइनेट आयन बनेगा, तो दैट मींस हमारे पास फाइनली जो टोटल एन की वैल्यू आएगी वो टोटल एन की वैल्यू 5 आएगी। अगर एन की वैल्यू 5 है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपको कैलकुलेट करना है, तो आपने सबसे पहले गिवन ऑस्मोटिक प्रेशर को यूज करके वैन टॉप फैक्टर निकाला, उसको डिसोसिएशन वाले वैन टॉप फैक्टर से इक्वेट करके डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट कर ली। इस सवाल को उल्टा भी पूछ सकता था, इफ द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ दिस K4 Fe6 इज 50%, देन फाइंड आउट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। क्लियर है? यस। अगर आई दे देगा समझ ना, तो अपने हिसाब से कैलकुलेट कर लेंगे। बहुत आसान सा सवाल है, अच्छा सवाल। और आगे बढ़ते हैं, चलिए ये और कर लेते हैं, जल्दी से बताइए। 1 मोल ऑफ लिक्विड ए एंड 1 मोल ऑफ लिक्विड बी। अच्छा, यानी कि ए मोल ए के 1 मोल, बी का 1 मोल। चलिए ठीक है, दोनों लोगों के 1 मोल ले लेते हैं। Now they are mixed together at 90 degrees centigrade. If PA0 is 100 torr, PB0 is 200 torr, then vapor pressure of the first distillate will be. सही, डिस्टिलेट क्या है? अभी दो लोगों को मिलाएंगे, दोनों को मिलाएंगे तो दोनों इवापोरेट करेंगे, दोनों इवापोरेट करेंगे तो वेपर्स बनेंगी। उन वेपर्स को जो आप कंडेंस कर रहे हैं, दैट इज डिस्टिलेट। उनको जो आप कंडेंस करके नया लिक्विड बना रहे हैं, वो है हमारा, जिसको आप कंडेंसेट बोल रहे हैं। तो अब आपको ये जानना बताना है कि वेपर प्रेशर ऑफ द फर्स्ट डिस्टिलेट, यानी जो वेपर बनी उसको आपने डिस्टिल करके नया लिक्विड बनाया, वो जो नया लिक्विड होगा वो भी इवेपोरेट करेगा। तो उस इवेपोरेशन के बाद वेपर क्या निकालना हमें, वेपर प्रेशर क्या हो? सो बी ऑप्शन। तो हमें कैसे पता कि मतलब कितनी वेपर जा रही है उस वाले का? हाँ, मतलब इसमें आप थोड़ा सा अजम्पशंस ही लेने हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास ये लिक्विड, ऐसे थोड़ा सा एक जनरल बात करते हैं। चलो, जब इतना कर रहे हो तो इसको भी समझते हैं। ये वेपर्स हैं, ठीक। दिस इज बॉटल नंबर 1। नाउ इनको कंडेंस कर लेते हैं। दिस इज बॉटल नंबर 2। क्लियर है ये? यस सर। ठीक, ये वेपर्स। दिस इज बॉटल नंबर 3। This is bottle number 4, so on, and this is bottle number n, and these are the vapors. ऐसे थोड़ा सा अकल लगाते हैं। फर्स्ट ये सवाल को हाँ, काई भी आएगा हमारे पास जो वेपर फेज में, वही अगले वाले का हमारा वही हो जाएगा। जो वाई भी आएगा वो काई भी बनेगा। बस सर वेपर फेज का बोला ना मैं, वो काई भी वेपर फेज का, अगले वाले का लिक्विड का वेपर। कोई कंफ्यूजन हो रहा है, लक्ष्य ये गलती मत करना यार, जो क्योंकि वाई भी हाँ, क्योंकि काई भी हमेशा लिक्विड, तुम समझ रहे हो उस बात को, बट किसी को समझा नहीं पाएंगे, बिकॉज जनरली बच्चे याद करते हैं काई भी इज फॉर लिक्विड फेज एंड वाई भी इज फॉर वेपर फेज, है ना। तो कई बार मैंने देखा है सवालों में बिना मेंशन किए वाई भी लिख देता है, तो दैट इज अंडरस्टूड कि वो मानता है, बच्चों को पता है कि वाई डिनोट फॉर द वेपर फेज एंड एक्स डिनोट फॉर द लिक्विड फेज। तो इसको याद रखना है ना। तो यहां पर जैसे मान लीजिए फर्स्ट लिक्विड की बात करते हैं, तुम्हें बताया ऐसे सब लोग सोच के क्या मैं फर्स्ट लिक्विड के बारे में ये चीज जानता हूं? इस फर्स्ट लिक्विड के बारे में क्या ये इंफॉर्मेशन है हमें कि व्हाट इज PA0? यस सर। अच्छा, क्या मुझे PB0 की इंफॉर्मेशन है? यस क्या मुझे काई की इंफॉर्मेशन? यस सर। यस सर। का मतलब ये हुआ कि अब इस सवाल को छोड़ देते हैं, ठीक। यानी दैट मींस मैं एक ऐसा केस डिस्कस करने जा रहा हूं जिसमें मुझे फर्स्ट कंटेनर का PA0, PB0 और काई पता है। देखो ये तो बेकार की बात हो गई, फर्स्ट कंटेनर का काई पता है, बिकॉज PA0 एंड PB0 एट कांस्टेंट टेंपरेचर दे रिमेन सेम फॉर ऑल द कंटेनर्स। क्लियर? यस सर। दैट मींस PA0, PB0 तो हर जगह सेम है, काई बदलते रहेंगे। चलिए अच्छा ठीक है, क्या ये इतनी इंफॉर्मेशन इस जगह का वाई भी निकाल देता है? यस सर। चलिए बी ऑप्शन आ रहेगा इसका आंसर। हाँ बेटा, आंसर नहीं पता मुझे, मुझे आंसर नहीं पता। मैं तो एक जनरल केस बनाना चाह रहा था, मैं फिर सवाल तुम अपने आप करना, ठीक। मैं ये सवाल इसलिए लेके आया हूं बिकॉज मैं ये चाह रहा हूं कि मैं तुम्हें ये बता पाऊं कि nth फेज में ए और बी का वो वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन कैसे निकलता है, एंड दैट इज अ जनरल केस, ठीक। बहरहाल, तो अब आप ये बताइए वाई के बारे में अगर थोड़ा सा अकल लगाएं। nth फेज का रेशियो सुधांशु सर ने बता दिया था। हाँ, वही निकालना चाह रहे हैं, एक बार वही डिराइव करना चाह रहा हूं मैं। अब जैसे मान लीजिए अब वाई निकालते हैं, जरा जल्दी से बताओ वाई की वैल्यू कितनी आएगी? वाई आएगा PA0, दैट इज डाल्टन्स लॉ,
पी ए नॉट काई अपॉन पीटी, 1/2. और जो वाई बी आएगा दैट मीन्स 1 माइनस वाई ए, इट विल बी पी बी नॉट काई बी, दैट इज 1 माइनस काई ए अपॉन पीटी। तो अगर मैं वाई और इन दोनों को आपस में डिवाइड करूं तो मुझे जो इंफॉर्मेशन मिल रही है वो ये मिल रही है, वाई ए अपॉन 1 माइनस वाई ए, एंड दिस इज फॉर फर्स्ट कंटेनर। YA1, that means for first bottle the vapor mole fractions YA1 and 1 minus YA1, this is equal to Ka first container का upon 1 minus Ka first container का PA naught by PB naught। बताओ क्लियर है? Yes. यानी मैंने जो अभी किया है वो ये किया है, सेकंड थर्ड से मुझे मतलब ही नहीं, मैंने जो किया है वो ये किया है, इन द फर्स्ट कंटेनर इफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ A and B are Chi A1 and Chi B1, that is Chi A1, 1 stands for the bottle number and Chi A stands for the mole fraction, ठीक। और YA1 में फिर वही है, फर्स्ट बॉटल में A और B का मोल फ्रैक्शन YA अपॉन 1 माइनस YA अपॉन YB है, जिसको मैंने 1 माइनस YA के फॉर्म में लिखा है, ठीक। अच्छा, अब आप सेकंड कंटेनर पे आइए जरा। सेकंड कंटेनर के केस में अगर मैं ये पूछूं कि अब बताइए YB कितना है, अब यहां पर YB कैलकुलेट करते हैं, वो तभी निकल के आएगा जब यहां का काई पता हो, और ये काई इज YB ऑफ दिस वन, इसी को तो लाए हो, तो दैट मींस जो यहां का YB है वो सारा बन गया काई, क्लियर है ये? तो इस काई की हेल्प से अब नया YB कैलकुलेट करते हैं। चलिए अब ये काम भी करते हैं, एक बार करेंगे बस। यानी इस कंटेनर का जो YA होगा, जरा समझना अपने आप, YA2, क्लियर, दिस इज इक्वल टू PA नॉट काई ए, क्लियर है? काई ए, यहां का काई ए, एंड दैट काई ए विल बी YA। Yes. यानी कि दिस विल बी YA1 अपॉन PB नॉट 1 माइनस YA1। सब लोग समझ रहे हैं? ये हो गया YA2 अपॉन 1 माइनस, ये थोड़ा सा अपने आप करोगे तो ज्यादा क्लियर होगा, 1 माइनस YA2, ये इक्वेशन बन गई। अच्छा, अब YA1 और 1 माइनस YA1 की वैल्यू आप पहले निकाल चुके हैं, उसको वापस पुट कर देते हैं। नाउ दिस इज PA नॉट बाय PB नॉट, वो वहां से भी आएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, और अंदर बचेगा आपका काई A1 अपॉन 1 माइनस काई A1, क्लियर? This is for second container, YA2 upon 1 minus YA2. This is for second container. क्या तुम्हें एक जनरल इक्वेशन दिख रही है अब? यानी जैसे जैसे कंटेनर के नंबर बढ़ते जा रहे हैं, यहां पावर बढ़ती चली जाएगी। थर्ड कंटेनर के लिए यहां 3 आ जाएगा, और यहां 3 हो जाएगा, यहां 3 हो जाएगा, लेकिन ये 1 रहेगा हमेशा। दैट मींस इन जनरल, अगर मैं जनरल बात करूं तो YAN अपॉन 1 माइनस YAN इज इक्वल टू PA नॉट by PB naught raised to power n into chi A1 upon 1 minus chi A1, clear? Yes sir. ये मेरी जनरल इक्वेशन। अब आपको जिस कंटेनर के अंदर YA/YB का रेशो निकालना हो, आप आसानी से ये इक्वेशन यूज करिए, वेयर n इज द नंबर ऑफ बॉटल। आप किस बॉटल की बात कर रहे हैं? अगर आप 5वीं बॉटल की बात कर रहे हैं तो n की जगह 5 लिख दीजिएगा, 6 बॉटल की बात कर रहे हैं तो n की जगह 6 लिख दीजिएगा, सो ऑन सो ऑन सो ऑन। अब इस सवाल में भी ऐसी चीज को यूज कर सकते हो, नहीं तो अपने हिसाब से कर सकते हो। कॉन्सेप्ट इज वेरी क्लियर। अगर आप किसी भी वेपर को कंडेंस करते हैं तो वेपर फेस का जो कॉम्पोजिशन है वो उस नए लिक्विड के लिए काई की तरह बिहेव करेगा, और वो काई आपको नया YA/YB देगा। फिर ये YA/YB तीसरे कंटेनर के लिए काई की तरह बिहेव करेगा, और वो आपको नया YA/YB देगा, सो ऑन सो ऑन सो ऑन। और इस तरह से nth बॉटल के अंदर वेपर कॉम्पोजिशन निकालने के लिए आप इस जनरल फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। सर इसमें भी एज्यूम कर रहे हैं ना कि हम वेपर्स तब निकाल रहे हैं जब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर फर्स्ट डिस्टिलेट का मतलब n is equals to 2। हाँ, फर्स्ट डिस्टिलेट मतलब n is equal to, सेकंड बॉटल की बात कर रहा है, n is equal to 2। सब लोगों को समझ में आया? आगरा सेंटर, कोई डाउट? देखो ये डेरिवेशन थोड़ा सा अजीब सा लग सकता है क्योंकि मैं कर रहा हूं। अगर आप अपनी कॉपी पे खुद से करोगे कि वेपर फेस के कॉम्पोजिशन को काई की हेल्प से कैसे निकाला जाता है विद द हेल्प ऑफ दैट राउल्स लॉ, तो आपको बहुत आसान लगेगा। और मैंने ये जबरदस्ती का एक कैलकुलेशन दिखाया है कि फर्स्ट कैलकुलेशन से आपको YA1 by YB निकल आया, फर्स्ट कंटेनर का सेकंड वाली बॉटल का YA/YB आ गया, और इसको यूज करके थर्ड वाली बॉटल का, इसको यूज करके थर्ड वाले, फोर्थ वाले, सिक्स वाले, आप nth कंटेनर तक ये काम कर सकते हैं। यानी फाइनली आपका एक जनरल फॉर्मूला बनेगा YAN, दैट मींस मोल फ्रैक्शन ऑफ A इन nth बॉटल डिवाइडेड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ B
in nth container is equal to PA naught by PB naught raised to power n into mole fraction of A in the first container in the liquid phase divided by mole fraction of B. ये समझ लो 1 minus chi A B इसका क्या मतलब होता है? This is chi B. So this is chi B in the first container. आप चाहें तो सिंपल फॉर्म में लिख सकते हैं YAN upon YBN is equal to PA naught by PB naught into raised to power n into chi A1 upon chi B1. आप जैसे चाहें वैसे लिख सकते हैं, बट ये एक जनरल एक्सप्रेशन है जिसको याद किया जा सकता है। कर लोगे अब ये वाला सवाल भी? हाँ सर। सर इसका तो फिर नन ऑफ दीज आएगा, 166.66 आ रहा है आंसर। यस सर, इतना ही आ रहा है 166। तो फिर नन ऑफ दीज ही होगा, नन ऑफ दीज ही होगा। आंसर पता नहीं यार। ठीक, ये भाई सताक्षी क्लियर है बेटा? यस सर। और अगर इक्विलिब्रियम से पहले मानते तो ये मैं कुछ और भी देता सॉल्व करने के लिए। आप देखो कुछ बेमानी तो है ही, मतलब आप समझिए बात को कि जब ये लिक्विड यहाँ कंडेंस होगा तो कंडेंस होने के बाद ये लिक्विड बन गया, अब ये उड़ेगा तो काई का भी चेंज भी हो सकते हैं ना। तो आपके पास कुछ अजम्पशंस हैं कि काई भी फिक्स है, उसको यूज करके आप वाई भी कैलकुलेट कर रहे हैं। तो कुछ तो चीजें ऐसी हैं, मतलब कुछ अजम्पशंस तो हैं। इक्विलिब्रियम बनेगा तभी आप उसको बाहर निकाल रहे हैं और इक्विलिब्रियम मेंटेन रख रहे हैं। तो ये, लेकिन ये कि आप इन चीजों का ध्यान रखिएगा कि जब कभी भी, क्योंकि जेई में मुझे याद है शायद ये वाली बात कर भी चुका एक बार, कि सेकंड कंटेनर के अंदर यानी फर्स्ट कंटेनर का वेपर सेकंड कंटेनर का लिक्विड बन जाएगा और उस लिक्विड को यूज करके आप वाई भी कैलकुलेट करेंगे। तो आप इस चीज का याद रखना, इस चीज को ध्यान रखना। और ये चीज अगर वो तीसरे कंटेनर चौथे, क्योंकि तुम समझ रहे हो ना लेंदी होता जाएगा, जो बच्चा ये फॉर्मूला नहीं जानता वो बहुत मुश्किल हो जाएगा उसके लिए। पहले यहाँ के काई बी को यूज करके वाई भी निकालेगा, फिर ये वाई भी वहां का क्या बन जाएगा काई बी, फिर उस काई बी को यूज करके नया वाई भी निकालेगा, वो वाई भी यहाँ का क्या बन जाएगा काई बी, उस काई बी को यूज करके नया वाई भी निकालेगा। बहुत लेंदी हो जाए, और जो ये फॉर्मूला याद करके जाएगा उसके लिए थोड़ा सा इजी रहे। समझ में आ गया? आगे बढ़े। यस सर। चलिए एक और सवाल कर लेते हैं। हाँ, ये सवाल था जिसको मैंने बोला भी था क्लास में एक बार, मैं इसको कराना चाह रहा था। तुम्हें याद है मैंने एक केस कराया था 2 इमिसिबल लिक्विड्स का? यस सर। तो मैं उस इमिसिबल लिक्विड का मैंने उस दिन भी शायद सवाल नहीं कराया था, तो मैं ये सवाल कराना चाह रहा हूं तुम्हें। इमिसिबल लिक्विड्स एक इसलिए इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जा सकता है बिकॉज जेई के लिए मिसिबल लिक्विड्स पर सवाल जनरली कई बार बन चुके हैं। 2 इमिसिबल लिक्विड्स के ऊपर जो वॉलेटाइल है, जिनके अपने वेपर प्रेशर से पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, उस पर भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है। और मैंने तुम्हें इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बताया था, याद है? ऐसे 2 लिक्विड्स जिनको आप मिलाने जा रहे हैं, उस मिक्सचर का अपना बॉइलिंग पॉइंट उन दोनों इंडिविजुअल लिक्विड्स के बॉइलिंग पॉइंट से कम होता है। याद है सब लोगों को? यस सर। और इसका क्या यूज किया गया था? इसको यूज करके आप इम्प्योर लिक्विड्स को प्योरीफाई कर सकते हैं, ऐसे इम्प्योर लिक्विड्स को जो हाई टेम्परेचर पर बॉयल करते हैं और साथ ही साथ उस बॉइलिंग टेम्परेचर पर पहुंचने से पहले डिकम्पोज करने लगते हैं, ऐसे जनरली ऑर्गेनिक लिक्विड्स। तो वो ऑर्गेनिक लिक्विड्स को प्योरीफाई करने के लिए आप वाटर ऐड करके इस चीज का इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने डिटेल में तुम्हें ये वाली बात समझाई थी, आज मैं एक न्यूमेरिकली उसको समझाना चाह रहा हूं। तुम देखो साफ समझ में आ रहा है। दिस इज इमिसिबल केस, दिस इज द केस ऑफ इमिसिबल लिक्विड्स। यानी यू हैव एन अननोन कंपाउंड, दैट सपोज दैट एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, कोई एक लिक्विड होगा जिसको आपने वाटर के साथ इमिसिबल बोला। अब आपने क्या किया कि ये पूरा सिस्टम, याद है जब बॉयल करने लगता है तो आप वेपर्स को इकट्ठा कर लेते हैं, डिस्टिलेट तैयार करते हैं, और वो जो पोर्शन इकट्ठा होता है वही प्योरीफाई फॉर्म में आ जाता है। यानी वहां पर भी वही कह रहा है कि भाई जो डिस्टिलेट है हमारा, वो पहले तो देखिए बॉइलिंग किस टेम्परेचर पर हो रही, 98 डिग्री। वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड एट 1 atm प्रेशर, एंड दैट लिक्विड जिसका वेपर प्रेशर काफी कम है, आप ध्यान से देखिएगा सिर्फ 30 आ रहा है, उसका वेपर प्रेशर बहुत कम है, इसका मतलब उसका बॉइलिंग टेम्परेचर बहुत हाई होगा। ये पूरा सिस्टम बहुत कम टेम्परेचर पे बॉईल कर रहा है, यानी वाटर के बॉइलिंग पॉइंट से भी कम टेम्परेचर पे बॉईल कर रहा है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस इमिसिबल लिक्विड्स का केस। यही फायदा है इसके अंदर कि आप ऐसा सिस्टम तैयार करने जा रहे हैं जिसका ओवरऑल बॉइलिंग पॉइंट वो इंडिविजुअल लिक्विड्स के बॉइलिंग पॉइंट से भी कम है। क्लियर है ये वाली बात? सर सर जो लास्ट क्वेश्चन था, उसमें n की वैल्यू 1 लेंगे या 2 लेंगे? अब n की वैल्यू सर जो फॉर्मूला आया था उसमें वो PA नॉट बाय PB नॉट की पावर n और का वैल्यू, अगर n की वैल्यू 1 ले लोगे बेटा तो वो फर्स्ट कंटेनर के वेपर फेज का कॉम्पोजिशन आ जाएगा ना? यस सर। और अगर आपको सेकंड कंटेनर का वेपर फेज का कॉम्पोजिशन चाहिए तो दैट मींस n शुड बी 2। यस सर। तो आप अकॉर्डिंगली जिस कंटेनर की बात करें वो n की वैल्यू रख दीजिएगा भाई। ओके सर। अच्छा अब यहां पर देखो जरा, हमें पता है फॉर इमिसिबल केस PT इज इक्वल टू PA नॉट प्लस PB नॉट। सताक्षी बेटा समझ में आ रहा है? यस सर। Since this is a case of immiscible system,
दैट मींस इफ इट इज एन इमिसिबल सिस्टम द मोल फ्रैक्शंस ऑफ बोथ द लिक्विड शुड बी 1। जब आप मिले ही नहीं तो मोल फ्रैक्शन की क्या बात करनी, बात समझ रहे हो? तो जब आप मिलेंगे ही नहीं तो दोनों के मोल फ्रैक्शन 1 ले लेते हैं। तो अगर दोनों के मोल फ्रैक्शन 1 है तो दैट मींस टोटल वेपर प्रेशर विल बी PA0 plus PB0। दिस विल बी माय टोटल वेपर प्रेशर एंड दैट टोटल वेपर प्रेशर इज गिवन एज 737। सो अल्टीमेटली 737 इज इक्वल टू एक का वेपर प्रेशर दैट इज प्रेशर ऑफ H2O प्लस P0 वैल्यू ऑफ दैट अननोन लिक्विड। इससे ये पता चल गया कि दिस 737 इज इक्वल टू 707 प्लस P0 ऑफ अननोन लिक्विड। इससे आपको P0 ऑफ अननोन लिक्विड का भी पता चल गया। दिस इज अननोन लिक्विड एंड इट इज कितना आएगा 30 टॉ। यानी मुझे क्या क्या पता चल गया इस इतनी इंफॉर्मेशन से? मुझे ये पता चल गया वाटर का वेपर प्रेशर 700 टॉर एट 90 डिग्री सेंटीग्रेड एंड फॉर दैट अननोन लिक्विड द वेपर प्रेशर ऑफ दैट अननोन लिक्विड एट 98 डिग्री सेंटीग्रेड इज 30 टॉर। क्लियर? समझ में आया ये? यस यस अब करना क्या है? कह रहा है कि द डिस्टिलेट वाज 75% बाय वेट वाटर। यानी वो जो वेपर बनी आपका जो इवापोरेशन के बाद बना जिसको आपने डिस्टिल किया वो 75% वाटर रखता। कुछ याद आ रहा है तुम्हें? मैंने एक फॉर्मूला डिराइव किया था वेपर फेज के लिए, WA/W। कोई फॉर्मूला बताएगा मुझे? P0A into molecular mass of A upon MA। P0. वेरी गुड, PB0 into MB। ये मेरा वेपर फेज के वेट्स का रेशो था। वेपर फेज में A और B के वेट्स का रेशो था। Now WA/WB, this is the weight ratio of A and B in the vapor phase that will be in distillate. Now this is 75% by weight of water। यानी पानी का वेट का जो वैल्यू है वो 75 मान लेते हैं और जो दूसरा वाला आदमी होगा वो 25 होगा। सो दैट मींस WA/WB इज 75/25 which is equal to PA0। PA0 will be for water and that is 707 into molecular weight of water divided by 30 into molecular weight of unknown liquid। that M should be equal to, कैलकुलेट कर सकते हो? तो 318 आ रहा है। नहीं, मुझे इसका आंसर याद है, कुछ और आएगा। मुझे इसका आंसर याद आ रहा है, ये होता। अब या तो मैंने कहीं कैलकुलेशन गलत किया या मैंने गलत लिख दिया है कुछ। एक बार चेक करो। आंसर मुझे याद है इसका सर 141.4। हाँ ठीक है, मुझे इसका आंसर याद है। इसी कैलकुलेशन से आ रहा है। यस सर, इसी से आ रहा है। दैट मींस 141.4। और ये बहुत सिंपल है। इसमें जनरली क्यों बच्चों के लिए मुश्किल है? बिकॉज दिस इज द केस ऑफ इमिसिबल लिक्विड जिनमें जनरली बच्चों को ये नहीं पता है कि पीटी की वैल्यू से क्या होता है। चलिए ठीक है, कोई बच्चा अगर रफली अकल भी लगा ले कि ठीक है इमिसिबल का केस है, द मोल फ्रैक्शन शुड बी 1, सो अल्टीमेटली टोटल वेपर प्रेशर इज 737 इन विच द वन कंपोनेंट इज 707, सो अनदर कंपोनेंट विल बी 30। चलिए ठीक है, यहां तक भी ठीक। लेकिन ये कैसे निकालोगे? ये वाला फॉर्मूला जब तक बच्चे को नहीं पता होगा कि इमिसिबल लिक्विड्स के केस में वेपर फेज में ए और बी के वेट्स का जो रेशो होता है वो एक्चुअली PA0 MA upon PB0 MB से निकल के आता है, वो ये सवाल नहीं करता है। इसलिए बहुत ज्यादा चांसेस है इमिसिबल लिक्विड से रिलेटेड कोई सवाल हमारे एग्जाम में दिखे, इसलिए इस बात को भी याद कर लेते हैं। इन केस ऑफ इमिसिबल लिक्विड्स द टोटल वेपर प्रेशर इज ऑलवेज ग्रेटर देन द इंडिविजुअल वेपर प्रेशर्स ऑफ द टू कंपोनेंट एंड दैट इज PA0 plus PB0। सेकंड थिंग इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द रिजल्टेंट मिक्सचर इज ऑलवेज लेस देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द इंडिविजुअल लिक्विड्स, आइदर इट इज 100 डिग्री और 200 डिग्री। इफ वन लिक्विड इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वन लिक्विड इज 100 डिग्री, अनदर लिक्विड फॉर 500 डिग्री, अगर आप इन दोनों को मिलाते हैं तो इन दोनों के मिलने से जो लिक्विड तैयार होगा, मिक्सचर तैयार होगा, जो भले ही इमिसिबल क्यों ना हो, उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 से भी कम होगा। ये कमाल की बात। यानी एक 100 और एक 300। सोचिए आप, एक 100 का बॉइलिंग पॉइंट वाला आदमी है, एक 300 का बॉइलिंग पॉइंट वाला आदमी है। आपने इन दोनों को मिक्स किया, मिक्स करने से जो मिक्सचर तैयार हुआ, मैं इसको सोल्यूशन नहीं बोल रहा हूं बिकॉज दिस इज नॉट इमिसिबल, दे आर नॉट मिसिबल। ये जो मिक्सचर तैयार हुआ, इस मिक्सचर का जो बॉइलिंग पॉइंट ओवरऑल निकल के आएगा वो 100 और 300 से कम निकल के आएगा, 100 से भी कम निकल के आएगा। यानी जो लिक्विड 300 पे बॉयल करता था, जब आप उसको पानी के साथ मिलाएंगे तो अब ये पूरा सिस्टम 98 डिग्री पर बॉयल करने लगेगा। कमाल हो जाएगा। समझ में आई ये बात? सर इसमें PA0 दे रखा है, PB0 दे रखा है। और उससे हम अगर हम YA भी निकाल ले तो दूसरे वाले सॉल्यूशन का वो आ जाएगा कंसंट्रेशन कंडेंसेट का। हाँ, ये इसी तरह से तो किया था ये वाला YA/YB का रेशो लिया, फिर मोल्स का। ये इस फॉर्मूले से तो ये आंसर आ रहा है, लेकिन जैसे मैं बता रहा हूँ, अगर YA/YB निकाल कर वो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन पता चल जाए और हमें परसेंटेज वेट बाय वेट दे रखा है। एक सेकंड, YA/YB से कंसंट्रेशन कैसे निकलती है? कंसंट्रेशन के लिए क्या तो बहुत कुछ चाहिए होता है, सिर्फ मोल से के रेशो से कैसे निकलेगी?
सर कंसंट्रेशन मतलब मोल फ्रैक्शन कह रहा हूँ। हाँ मोल फ्रैक्शंस निकला है, हाँ जो हमने कंडेंसेट बनाया उसका मतलब YA YB से मोल फ्रैक्शंस निकल आए, लेकिन उससे मोल्स निकल के नहीं आएंगे। यस सर, मोल्स नहीं आएंगे ना। हाँ ठीक है, मोल फ्रैक्शन जो हमारे पास आएंगे, और हमारे पास परसेंटेज दे रखी है 75% वेट बाय वेट, उससे आंसर 318 आ रहा है। नहीं एक बार फिर से देखो आंसर, जो तुम कह रहे हो ना वही है, ये डेरिवेशन वही है जो तुम कह रहे हो। यस सर वही है, लेकिन आंसर लगा रहा है हर बार। चेक करो ना एक बार फिर, हाँ एक बार देखो सेम है। और सर हम स्टार्टिंग में प्रेशर 737 टॉर देके कहा था कि बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होगा, एक बार वो वाला स्टेटमेंट रिपीट कर देंगे। मैं बताता हूँ, ये अभी एक बच्ची ने भी पूछा है, अदिति भी पूछ रही है यही वाली बात। ये बड़ा सीधा सा बात है, तुम ये बताओ व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट? बॉइलिंग पॉइंट कब आता है? व्हेन द वेपर प्रेशर ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यस सर। ठीक, अच्छा एक बर्तन है जिसका वेपर प्रेशर है 707 टॉर, ठीक, जो पानी हमारा, ठीक, और जो दूसरा बर्तन है उसका वेपर प्रेशर है 30, ठीक है, यानी 98 डिग्री का टेम्परेचर है। उस 98 डिग्री पर पानी का वेपर प्रेशर 707 और दूसरे वाले लिक्विड का 30 टॉर है। क्लियर है ये यहां तक? यस सर। अच्छा अब ये बताओ, क्या पानी 98 डिग्री पर बॉईल कर सकता है? क्या इसका वेपर प्रेशर 760 टॉर है? नहीं, 707 है। 98 डिग्री सेंटीग्रेड पर कितना है वेपर प्रेशर? 707। तो क्या ये 760 टॉर है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है? 760 टॉर। तो क्या ये 760 टॉर है? नहीं। सो अल्टीमेटली 707 टॉर विच इज लेस देन 760 टॉर 98 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर बॉयल नहीं करेगा। क्लियर? यस। ठीक, अच्छा दूसरे लिक्विड की बात करते हैं। उसी 98 डिग्री पर द वेपर प्रेशर ऑफ दिस लिक्विड इज 30 टॉर, ओनली 30 टॉर। क्या ये बॉयल करेगा? 760 से कम है या ज्यादा है? बहुत कम है। तो बॉयल नहीं करेगा, यानी एट 98 डिग्री सेंटीग्रेड पर दिस वाटर डजंट बॉयल, और ये भी बॉयल नहीं करेगा। ठीक है? यस सर। अच्छा ठीक, अब एक काम करते हैं, इन दोनों को मिला देते हैं, उसी 98 पर मिला देते हैं, उसी टेम्परेचर पर मैंने इन दोनों को मिला दिया। नाउ द टोटल वेपर प्रेशर विल बी 707 प्लस 30, कितना हुआ? 737 टॉर। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अब ये जो तुम्हारा नेट टेम्परेचर निकल के आ रहा है, यानी ये तो किसी और टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, यानी कहने का मतलब अब जो ये दोनों मिलेंगे, यानी ये वाला जो वेपर प्रेशर है और ये वाला जो वेपर प्रेशर, अगर इनके मिलने से टोटल वेपर प्रेशर वो 760 टॉर या एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, उस टेम्परेचर के बराबर हो जाए जो बॉइलिंग टेम्परेचर है, वो जो वेपर प्रेशर है वो इंडिविजुअल वेपर प्रेशर से तो हमेशा ही ज्यादा होगा। यानी मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप उस दिन मैंने ये चीज करके भी दिखाई थी तुम्हें, मैंने ये बताया था तुम्हें करके। एक सेकंड के लिए, हाँ मैं एक सेकंड के लिए सबको बता देता हूँ ये वाली बात, हो सकता है कुछ लोगों को ये बात ना पता हो, एक सेकंड बस रुकना। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मान लीजिए ये ले लेते हैं, आप 40 डिग्री सेंटीग्रेड की बात करते हैं, ये वाटर ले लेते हैं, ये कोई अननोन लिक्विड ले लेते हैं। 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर का वेपर प्रेशर सपोज 0.4 एटीएम, और इस अननोन, ऐसे बोल रहा हूं मैं, इस अननोन लिक्विड का सपोज 0.08 एटीएम। तो जब आप इन दोनों को मिलाएंगे तो जो मिक्सचर बनेगा उसका टोटल वेपर प्रेशर इन दोनों के समेशन से निकलेगा, दैट इज 0.48 एटीएम, दैट इज PA0 प्लस PB0। क्लियर है ये? यस सर। तो क्या ये बॉयल कर रहा है वाटर? नो सर। नहीं। क्या ये बॉयल कर रहा है? क्या ये 1 एटीएम है वेपर प्रेशर? नहीं। नो सर। क्या इन दोनों के मिलने से ये बॉयल कर रहा है? नहीं, ये भी 1 एटीएम। अच्छा अब एक काम करते हैं, टेम्परेचर रेज करते हैं, टेम्परेचर रेज करके पहुंचते हैं 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर। 80 पर मान लेते हैं, ऐसे समझाने के लिए बोल रहा हूं, दिस इज 0.8 एटीएम, सपोज ये बढ़कर हो गया 0.15 एटीएम, और इन दोनों का मिक्सचर का वेपर प्रेशर कितना हो गया? 0.95 एटीएम। क्लियर है यहां तक? दिस प्लस यस सर। अच्छा क्या ये बॉयल कर रहा है? ना, 1 एटीएम नहीं। क्या ये बॉयल कर रहा है? नहीं। क्या ये बॉयल कर रहा है? नहीं। अच्छा एक काम करते हैं, टेम्परेचर को थोड़ा सा और बढ़ाते हैं 98 डिग्री, ऐसे समझाने के लिए। नाउ दिस इज 0.82 एटीएम suppose, and this is 0.18 ATM and the summation is 1 ATM। अच्छा इसका मतलब क्या 98 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये बॉयल कर रहा है? नो सर। नहीं कर रहा है। क्या ये बॉयल कर रहा है? नो सर। लेकिन इनके मिलने से जो मिक्सचर बन रहा है उसका वेपर प्रेशर 1 एटीएम के बराबर है, सो दैट मींस मिक्सचर बॉयल कर रहा है। क्लियर है? यस सर। यानी ये जो इमिसिबल का केस है, ये इतना इंपॉर्टेंट केस है जिसमें ये कहा जाता है कि ऐसे लिक्विड जिनके बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम है, बिकॉज इनका वेपर प्रेशर अभी भी 0.18 एटीएम है 98 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और इसको 1 एटीएम तक जाने में बहुत आग लगानी पड़ेगी। यानी ऐसे लिक्विड जिनका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है और वो उतने हाई बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंचने से पहले डिकम्पोज करने लगते हैं, ऐसे लिक्विड्स के प्योरिफिकेशन के लिए आप उनको वाटर के साथ ऐड करते हैं, और ताकि जो सिस्टम तैयार हो, जो मिक्सचर तैयार हो, उसका बॉइलिंग पॉइंट वो इंडिविजुअल बॉइलिंग पॉइंट से कम।
सोचो ना, ये बॉयल कर रहा है ना ये बॉयल कर रहा है, लेकिन ये बॉयल कर रहा है, यानी मिक्सचर बॉयल करना स्टार्ट कर देगा, ना पानी का बॉइलिंग पॉइंट आएगा ना उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट आएगा, लेकिन इनके मिलने से जो मिक्सचर तैयार होगा उसकी बॉइलिंग स्टार्ट हो जाएगी। क्लियर है ये वाली बात? लेकिन सर पीछे जो मिक्सचर है सर, उसका जो प्रेशर है वो 737 टॉर गिवन है, एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो 760 टॉर नहीं होता है। वो तो उसने 98 डिग्री पर बता दिया ना कि जो भी उस टाइम पर जो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, बॉइलिंग स्टार्ट हो गई तो बात खत्म हो गई ना, नहीं समझे? मैं तो ये कह रहा हूं जो टोटल वेपर प्रेशर है वो हमेशा इंडिविजुअल वेपर प्रेशर का सम होगा। क्लियर है ये? तो वो जो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा जिसकी वजह से 737 पे मान लीजिए बॉइलिंग स्टार्ट हो गई, तो 737 और 730 और 707 और दूसरा वाला 30, यानी दोनों लोग नहीं बॉयल कर रहे हैं, लेकिन इनका मिक्सचर अब बॉयल कर रहा होगा, जिसकी वजह से वेपर के कॉम्पोजिशंस को यूज करके आप WA/WB का रेशो निकालते हैं और वो PA0MA/PB0MB से कैलकुलेट किया जाता है। क्लियर है? हाँ सर पिछले क्वेश्चन में फॉर्मूला 318 ही आ रहा है यार, एक बार तुम चेक कर लेना उसको, अब मैं बहुत ज्यादा क्लियर नहीं कर पा रहा हूँ, तुम एक बार अपने आप ही चेक करना। जो इक्वेशन बनाई थी हम लोगों ने वो हमें याद है, WA/WB = PA0MA/PB0MB, वो तो याद है। तो सर वही आ रहा है 141.4। वो तुम जो कह रहे हो उससे भी वही आना चाहिए, मेरे हिसाब से वही आना चाहिए। तुम एक बार फिर से चेक करो उसको, नेक्स्ट और क्लास हो सकता है कुछ कॉन्सेप्चुअली कहीं कोई एरर ना हो, तो एक बार उसको चेक करो। ओके सर। हाँ सर यहाँ पे तो आपने टू द स्केल नहीं किया, लेकिन अगर जिसका प्रेशर कम होगा इनिशियली, उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसका ज्यादा, मतलब ज्यादा उससे बढ़ेगा ना। बिल्कुल, मैंने तो यहाँ कुछ सिर्फ समझाने के लिए कि ना तुम 1 ATM तक पहुंचे ना तुम 1 ATM तक पहुंचे, लेकिन मैं पहुंच गया। समझ रहे हो ना बात को? ये तो मानते हो ना कि तुम चाहे जैसे बढ़ो, मैं हमेशा तुमसे आगे रहूंगा दोनों लोगों से। ये तो क्लियर है? यस सर। यस सर। इसका हुआ बॉइलिंग ना तुम्हारी स्टार्ट होगी ना तुम्हारी स्टार्ट होगी, मैं बॉइल करूंगा 1 ATM प्रेशर पर। ये क्लियर, और यही कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है प्योरिफिकेशन। क्लियर है? तो आज देखो अभी मेरे पास अभी कुछ सवाल और हैं, वो सवाल भी मैं इसी PPT के साथ तुम्हें दे देता हूं, तुम उसको सॉल्व करना काम, ठीक है ना? तो आज हाँ सर GOC आप ही पढ़ा दो। तुम कौन हो बेटा? तुम कहां से बोल रहे हो? रिया, तुम किस सेंटर से हो बेटा? नोएडा। अच्छा, अभी देखते हैं बेटा, करेंगे कुछ जुगाड़। सर GOC के बाद ऑर्गेनिक अभी प्लान करते हैं इसको, है ना? प्लान करेंगे, तुम इसको अपने हिसाब से कर डालो, ठीक है? मैं अभी PPT के अंदर और भी सवाल दे रहा हूँ, तुम उसको रिवाइज कर लेना, ठीक है? मैं डिस्कस कर लूंगा ये वाली बात। अभी शेड्यूल जब आएगा तब इसको डिस्कस कर लेंगे ना। चलो सर GOC के बाद फिजिकल चालू रहेगी। शेड्यूल तुम लोग को बहुत जल्दी मिल जाएगा बेटा, शेड्यूल तुम्हारे पास मिल जाएगा। अभी अगली मैथ्स की क्लास आ गई, सर भी आ गए। चलो बाय। थैंक यू सर।